नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। लगातार भटिंडा का जो मिलिट्री स्टेशन है वो इस समय देश की सुर्खियों में बना हुआ है। कारण है भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में जो कल गोलीकांड हुआ, उसके बाद से कई सारे सवाल जो हैं वो लोगों के मन में हैं। सवाल किस तरीके के हैं? वो ये हैं कि इतनी ज़्यादा सुरक्षित जगह पर कैसे कोई हमलावर आकर के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। और सिर्फ यही नहीं, इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो इतनी सुरक्षित जगह से बच करके कैसे निकल सकता है, ये बात किसी के भी गले से उतर नहीं रही है। लेकिन फिर भी हम आपको अब तक जो इस मामले में निकल करके सामने आया है, तमाम मीडिया रिपोर्ट से, मिलिट्री ने जो बयान दिए हैं अपनी तरफ से, उससे और पुलिस के जो बयान हैं उनको मिला करके जब देखते हैं तो कई सारे सवाल जो हैं वो अभी भी अनसुलझे रह जाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके पहले पूरी घटनाक्रम जल्दी से बता देता हूं कि क्या हुआ था। दरअसल भटिंडा मिलिट्री स्टेशन जो है वहां पर रात में उस सुबह के वक्त 4:30 बजे करीब, बिल्कुल तड़के सुबह 4 बजे कुछ अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं, 2 अज्ञात लोग आते हैं, नकाबपोश लोग आते हैं और वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं सो रहे जवानों के ऊपर। बैरक में जो जवान सो रहे थे उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। सेना और जो पुलिस है घटनास्थल पर पहुंचती है इस पूरे मामले के बाद, और वो लोग जो हमलावर थे वो वहां से तब तक भाग जाते हैं। और उसके बाद जो सेना और पुलिस अपनी जांच करती है तो वहां पहुंचती है और उन्हें वहां पर 19 खाली कारतूस, यानी कि जो चलाई गई गोलियां थी उसके 19 कारतूस जो हैं वो मिलते हैं, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि वहां पर जो सो रहे थे जवान, उनके ऊपर, बैरक में जो जवान सो रहे थे उनके ऊपर 19 राउंड फायर किए गए थे। वहीं घटना के 2 दिन पहले यानी कि सोमवार को जो है, मैं आपको बता दूं कि एक गार्ड यूनिट से जो है सेना की ही एनसास राइफल जो है और उसके साथ 28 कारतूस चोरी हो जाते हैं। वो भी सेना ने, अब ये सेना ने उस राइफल को, सेना कह रही है कि उसको बरामद कर लिया गया, जो एहसास राइफल थी उसको बरामद कर लिया गया है। लेकिन ऐसा शक भी है कि कहीं इसी राइफल से कहीं गोलाबारी ना हुई हो, या वो गोली जो चली है वो इसी राइफल से चली है या नहीं चली, इसके लिए फॉरेंसिक की जांच की जा रही है। लेकिन उधर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका दावा है कि 2 हमलावर आए थे और उन्होंने सिविल कपड़े, सादे कपड़े पहन रखे थे, वाइट कुर्ता पहन रखा था, मुंह उनका बंधा हुआ था। और अब इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात ये निकल करके सामने आई है कि वहीं बुधवार को रात में एक और जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। अब एक और जवान की ऐसे सेंसिटिव एरिया में एक और जवान जो है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना, ये बड़ा ही अजीब सा सवाल है कि जहां पर हाई अलर्ट जोन जो है वहां पर हर समय गश्त लग रही है, पुलिस की और मिलिट्री की जो है वो तादाद बढ़ा दी गई है, क्विक रिएक्शन टीम जो है उस इलाके में एक्टिव है, उसके बाद भी एक जवान जो है वो ड्यूटी पर था और बताया जा रहा है मिलिट्री के द्वारा कि उस जवान की जो है वो मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थिति में। हालांकि सेना के जवान का, जो सेना है उसका ये दावा है कि जवान की मौत जो है वो गलती से ही उसी की राइफल से गोली चलने की वजह से हुई है, फायरिंग से हुई है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये तो जो जांच है उसके बाद ही पता चलेगा। वहीं इंटरनल सेना कह रही है कि ये इंटरनल मैटर है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब आपको ये मैं बता देता हूं कि क्यों जो ये भटिंडा का जो मिलिट्री स्टेशन है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है, क्यों यहां पर ऐसी कोई वारदात होना किसी बड़ी घटना को, जो बड़ी घटना की ओर इशारा करता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो ये भटिंडा का जो मिलिट्री स्टेशन है वो सबसे बड़ा गोला बारूद का डिपो है। आप समझ सकते हैं, सबसे बड़ा जो है वो गोला बारूद का डिपो है, मतलब कि वो कोई आम जगह नहीं है, वो एक हाई सिक्योर्ड, एक सेंसिटिव प्लेस है जहां पर किसी परिंदे को भी आप कह सकते हैं कि पर मारने की इजाजत नहीं है। लेकिन वहां पर ऐसे होता है, सेना का कैंट इलाका इतना सेफ होता है कि कैंप की सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। अगर आप किसी कैंप में घुसना चाहेंगे, शायद नहीं आपको घुसने दिया जाएगा जब तक कोई मिलिट्री का जवान आपको अलाउ ना करे, क्योंकि वहां पर पुलिस तक इंटर नहीं हो सकती मिलिट्री के एरिया में जब तक आर्मी की परमिशन उनके पास ना हो। तो आम इंसान को आने जाने की इजाज़त तो होती ही नहीं है कैंप में। सेना के इतने हाई सेफ जोन में वारदात होना मतलब बहुत बड़ी किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी
आर्टिलरी यूनिट तक वो पहुंचे कैसे, इतने अंदर तक वो कैसे पहुंच गए, वो बैरक तक कैसे पहुंच गए, जहां जवान सोते हैं, जहां जवान खाना खाते हैं, वो इतने अंदर तक पहुंच गए। ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो किसी के भी, एक तरीके से कह लीजिए किसी को भी हजम नहीं हो रही है ये वाली जो बात है, क्योंकि इतनी सख्ती होने के बाद, इतनी चौकसी होने के बाद जो हमलावर हैं वो उस यूनिट तक पहुंच जाते हैं जहां जवान रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इतनी सुबह जहां पर जाकर वो फायरिंग करते हैं, उसके बाद कहा गया कि एक हमलावर के हाथ में कुल्हाड़ी थी, और दोनों इतने छोटे हथियार नहीं होते हैं। एक के हाथ में बताया गया कि इंसास राइफल थी और एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी, तो दोनों ही इतने छोटे हथियार तो नहीं होते हैं कि उन्हें छिपा करके जेब में रख करके कोई ले जाए। इंसास राइफल की आपने देखा होगा, अगर इंसास राइफल आपको पता होगी तो वो अच्छी खासी उसमें होती है, उसे छुपाया नहीं जा सकता, कपड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं छुपाया जा सकता इंसास राइफल को। कुल्हाड़ी भी कोई छोटी चीज़ नहीं होती, कुल्हाड़ी को भी आप आम तरीके से छुपा करके कपड़ों में नहीं ले जा सकते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दो हमलावर, एक के हाथ में कुल्हाड़ी, एक के हाथ में इंसास राइफल, और फायरिंग करते हैं और वहां से आसानी से भाग भी निकलते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो खटक रहा है सबके मन में वो यही है कि कैसे वो भाग सकते हैं। खास बात यह भी है कि दोनों ने सफेद रंग के सादे कपड़े या कुर्ते पहन रखे थे और चेहरे और सिर पर पूरी तरीके से उनका चेहरा और सिर ढका हुआ था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ढके हुए चेहरे के साथ कैसे किसी ने उन्हें अंदर एंट्री दे दी। भाई, सेना के इलाके में जब कोई एंटर करता है तो अच्छे से उसकी जांच होती है, पूरा हर चीज़ देखी जाती है, पूरे उसका चेक होता है सिक्योरिटी के लिहाज से, कहीं इसके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कि ये हमला कर सके या कुछ कर दे। ऐसे में दो लोग सादे कपड़ों में, चेहरा उनका ढका हुआ है, एक के हाथ में इंसास है, एक के हाथ में कुल्हाड़ी, और वो दंदना करके इस सेना के इतने हाई सिक्योर, इतने हाई सेंसिटिव जोन में घुस जाते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत गहरी किसी साजिश को कह लीजिए, बहुत गहरे किसी कांड को कह लीजिए जो कि इसकी ओर इशारा करता है। अब सेना तो कह रही कि सेना का ये इंटरनल मामला है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये आंतरिक मामला कैसे हो सकता है। सूत्रों की माने तो सेना के कैंप में मौजूद जवानों की जांच की गई है, कोई भी जवान मिसिंग नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब सेना ने ये बताया है कि कोई भी जवान उनका मिसिंग नहीं है, ये उनका इंटरनल मैटर है, ऐसे में ये तो बात साफ है कि हमलावर कोई आपस का कोई जवान नहीं था। अगर सेना ये कह रही कि हमारा कोई भी जवान मिसिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जो हमलावर थे वो बाहर से ही आए होंगे। तो सेना ये कैसे कह सकती है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। अगर कोई बाहर से आया है हमलावर तो ये इंटरनल मैटर फिर नहीं रह जाता। जब हमलावर सेना का जवान नहीं था तो फिर ये इंटरनल मामला कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सेना ने खुद कहा है कि हमारा कोई भी जवान मिसिंग नहीं है और सारे जवानों की हमने जांच कर ली है, और फिर उसके ऊपर से सेना ये भी कह रही है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। सबसे बड़ी बात अब ये भी हो रही है कि जब ये घटना घटी, मतलब कि जब सुबह 4:30 बजे ये घटना घटी बुधवार को, उसके बाद करीब 9, 9:30 बजे ये खबर सबसे पहले निकल करके सामने आई थी। यानी कि लगभग 4-5 घंटे तक ये खबर जो है वो छिपी रही है। पूरा मामला अंदर ही रहा, सेना के कैंप के अंदर ही रहा, बाहर तक नहीं आया। वो हम समझ सकते हैं कि सेना अपने ऐसे मामलों को पहले अंदरूनी तरीके से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद वो बाहर। लगभग 9 बजे की फायरिंग की घटना बाहर आई, इसके बाद पुलिस को सूचना मिली, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। आप देखिए कि पुलिस को जब ये सूचना मिली और पुलिस ने जब मौके वारदात पर पहुंचने की कोशिश की तो सेना द्वारा उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। पहले सूचना आई थी कि ये आतंकी हमला है, लेकिन फिर बाद में बताया गया कि नहीं, ये आपसी फायरिंग की घटना। अब देखिए कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आपस में ही इन तथ्यों का। पहले सेना कहती है कि इंटरनल मैटर है हमारा, उसके बाद सेना कहती है कि कोई भी जवान हमारा मिसिंग नहीं है, हमने सारे जवानों की जांच कर ली है। उसके बाद जो हमलावर हैं वो बाहर से आए थे, सादे कपड़े में आए थे, नकाबपोश थे, ये भी एक बहुत बड़ा वो है। सेना ये भी कह रही कि आपसी फायरिंग की घटना है। पुलिस को दोपहर तक घटनास्थल तक नहीं जाने दिया, जिसके बाद इजाज़त मिली सेना को। उसके बाद जो अंदरूनी जांच थी और एफआईआर थी उसके बाद की गई। पंजाब पुलिस और सैन्य पुलिस उन सैनिकों की जांच कर रही है जो मंगलवार देर रात तक, मतलब जो लोग वहां पर उस वक्त उस घटना स्थल पर मौजूद थे देर रात तक, और जिनकी आखिरी बार उन लोगों से बात हुई थी, जिन जवानों की इस हादसे में जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनके आसपास जो लोग थे उनसे भी पूछताछ हो रही है।
अब सबसे बड़ी बात है, जो उस शिफ्ट में थे, जिनकी शिफ्ट नहीं थी, वो सबसे बैरक में जो सो रहे थे, सबसे बात हो रही है। अब मैं आपको बता दूं, इस घटना में जो जवान जो हैं, जो शहीद हुए हैं, उनका एक का नाम योगेश है, सागर, जबकि योगेश और सागर जो थे वो एक कमरे में सो रहे थे। जो जवान योगेश हैं, जो जवान सागर हैं, वो एक कमरे में सो रहे थे, जबकि संतोष और कामेश जो थे वो उसी कमरे के बगल वाले कमरे में सो रहे थे। सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि जो कमरे के दरवाजे थे वो उस वक्त खुले हुए थे जब हमलावर आए थे। तीसरे कमरे के पास भी हमलावर गए थे, उन्होंने गेट खटखटाया था, लेकिन गेट अंदर से बंद था और वो गेट तब तक नहीं खुला। इस वजह से उस कमरे में जो जवान मौजूद थे उनकी जान बच गई, ये भी कहा गया है। इस पूरी जो ये पूरी बातें जो हैं ये निकल करके सामने आई हैं। अब मैं बात करता हूँ उस जवान की जिसकी बुधवार को ही एक और जवान की ऐसी खबर आई कि ड्यूटी पे एक जवान जो था वो खड़ा हुआ था, अपनी ड्यूटी कर रहा था और उसकी बंदूक से ही, गलती से उसकी राइफ़ल से ही गोली चल गई। और इस हादसे में उस जवान की जब तक उसको इलाज दे पाते तब तक वो जवान वीरगति को प्राप्त हो चुका था। अब सवाल ये है कि जिस दिन बुधवार को ये बड़ी वारदात हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद अचानक से एक दिन बाद खबर आती है कि एक और जवान जो है उसकी बंदूक से गलती से गोली चल जाती है। गलती से गोली चल जाती है। इसको आप किसी भी तरीके से, ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर इसके पीछे फिर से एक वही सवाल उठता है कि या फिर इसके पीछे फिर से कोई कड़ी जुड़ रही है इस हादसे से, इस हमले से। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि ऐसा गलती से गोली चली जवान की कि या फिर जो भी हो इस मामले में वो सेना ही जानती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेना के अंदरूनी मामले सिर्फ और सिर्फ सेना को ही पता होते हैं। और सेना जितना बाहर अपना जो मीडिया में जो प्रेस रिलीज़ करती है, उसके अलावा लोगों को कुछ भी ऐसे मामलों में पता नहीं चल पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मृतक जवान थे उनकी जो पहचान हुई है, जो बाद में इस घटना के बाद जो 4 जवान पहले शहीद हुए थे, उसके बाद जो एक और जवान जो हैं जिनका बताया जा रहा है जिन्होंने अपने आप को गोली मार ली, उनका नाम लघुराज शंकर के रूप में उनकी पहचान हुई है। भटिंडा कैंट पुलिस को SHO गुरदीप सिंह ने कहा कि सिपाही अपने सर्विस हथियार के साथ संतरी ड्यूटी पर था। सिपाही के पास से एक ही हथियार का खोखा व कारतूस भी मिला है। मतलब कि ऐसा बताया जा रहा है कि उस जवान की गलती से जो है गोली चल गई और उसकी इस हादसे में जान चली गई। लेकिन अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही अनसुलझी सी हैं अभी भी, कि क्यों ऐसा लगातार जो है भटिंडा जो है वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कौन लोग हैं इसके पीछे, क्योंकि लगातार एक के बाद ऐसी घटना होना। और आपको एक चीज़ और मैं अभी बता दूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, कोई कुल्हाड़ी लेके एक हमलावर आया, एक इंसास राइफल लेकर के घुसा और किसी को भी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि जगह जगह पर अगर आप आर्मी कैंप में कभी गए होंगे तो वो जगह जगह पर उनकी चेक पोस्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि आर्मी कैंप में एक चेक पोस्ट यहाँ है तो दूसरी होगी ही नहीं, उनके में हर जगह पे, हर इम्पोर्टेंट जगह पर उनकी चेक पोस्ट होती हैं, उनके जवान तैनात होते हैं, सब कुछ होता है। और ऐसे में अब जो प्रत्यक्षदर्शी है वो कह रहे हैं कि सादे कपड़े में आए थे। सेना कह रही है कि हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन वो ये कह रही कि हमारा कोई भी जवान इसमें शामिल नहीं है। तो ये इंटरनल मैटर कैसे हो सकता है? अगर उनका कोई जवान शामिल नहीं है इसमें, कोई बाहरी जो है वो शामिल है, तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर संदेह पैदा होता है कि ये इंटरनल मैटर कैसे हो सकता है। उसके बाद अगले ही दिन एक और जवान की जो है रहस्यमयी तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाना, वहीं पर जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये भी एक बहुत गंभीर जो है वो विषय है। तो ये तो था पूरा। अभी कुछ रिपोर्ट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीडिया अलग अलग रिपोर्ट्स दे रही है, जैसे कि पहले जो खबर आई थी कि एक भी जो है वो पकड़ा नहीं गया है, जो हमलावर था वो पकड़ा नहीं गया। उसके बाद खबर आई ABP न्यूज़ और दैनिक जागरण और इंडिया टुडे जैसे बड़े समाचार चैनलों ने ये बताया कि एक जो है संदिग्ध जो है उसको पकड़ लिया गया है, और ये भी कहा गया कि वो सेना का ही जवान है। उसने ये भी कहा गया कि उससे ये भी खुलासा हुआ है कि उसने और उसके एक साथी जवान ने ही ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा इस मामले में जो है
कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि कुछ भी जो है, एक जो सामने जो एक छवि होती है वो साफ नहीं हो पा रही है कि आखिरकार क्या हुआ है भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन में और क्यों हुआ है, कौन लोग हैं इसके पीछे, और अगर कोई लोग हैं तो अभी तक 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इस मामले को, क्यों कोई भी पकड़ा नहीं गया अभी तक। क्योंकि मिलिट्री कैंप में से बाहर निकलना तो नामुमकिन है उस आदमी का जो इतनी बड़ी वारदात को जो है अंदर अंजाम देता है। वो अगर जंगल में भी भागा है तो जंगल में भी ऐसा नहीं है कि वो आसानी से वहाँ से निकल जाएगा। हर जगह बॉर्डर, पूरा जो बाउंड्री होती है मिलिट्री कैंप की, कैंटोनमेंट एरिया की, वो बाउंड्री पार करना इतना आसान नहीं होता। जगह जगह पे चेक पोस्ट होती हैं उन बाउंड्रीज़ पर। तो अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया और ऊपर से एक और जवान की मौत हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो अभी भी हैं अनसुलझे हैं, और वो तभी बाहर आएंगे जब इस मामले की पूरी तरीके से सेना जो है अपनी जांच कर लेगी। जांच के बाद क्या निकल करके आता है सामने, ये देखने वाली चीज़ होगी। क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही क्या नाम है, बैसाखी का जो ये त्यौहार है, उसके लिए वहाँ पर पास में ही, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर जो जगह है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, मनाया जाने वाला है। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होगी। ऐसे में ये हमला होना, इस तरीके की वारदात होना, आर्मी के कैंट के अंदर होना, और आर्मी के कैंट में ही नहीं हुई है ये, बल्कि उस जगह पर हुई है जहाँ पर आम इंसान का पहुँचना नामुमकिन है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी लिहाज से देख लीजिए। अभी तक यही अपडेट थी इस पूरे मामले में। आगे जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।